हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग अपना पेपर कर रहे हैं जो कि सेकंड टाइम का जो पेपर हुआ था 2016 का मैथ्स का, वो हम लोग कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट करा था फर्स्ट टाइम का, और वहां पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू नॉट 100 मीटर, इट्स अबाउट 10,000 मीटर। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड वहां पे क्वेश्चन में खुद वर्ग हेक्टेयर लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में हेक्टेयर लिखा था, सो दैट्स व्हाई इट्स माय फॉल्ट। तो एंड आई एम से टू सॉरी अबाउट दिस। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है इस चैनल पे। जो ये चाह रहे हैं कि वो 10 मिनट में वीडियो को खत्म कर दें और उनको पूरा पेपर आ जाए, तो भैया उनको मैं बता देता हूं कि आपको 12 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। और 12 नंबर लाने के लिए कभी सुने हो कि केवल 12 करके आओ 12 ही मिल जाए मैथमेटिक में? ऐसा नहीं होता। 12 लाने के लिए आपको करना 20 पड़ेगा, और 20 करने के लिए आपको 25 पढ़ना पड़ता है। और 25 करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। और 1 घंटे को करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है, और ऐसे ही लोग सोचते हैं कि मुझे जल्दी से खत्म करना है, उन्हें ट्रिक चाहिए, तो ये बीटीसी है भैया, यहाँ ट्रिक नहीं चलता है। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजों को अगर आपको मेंटेन करना है, तो आपको पूरा का पूरा ये सेशन देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो हमारे पास है जो पहला क्वेश्चन आया है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी संख्या है। तो एक चीज आप समझिए कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उससे छोटी वही संख्या हो सकती है जो उसके मान में उससे बड़ी हो। सीधी भाषा में समझो, जैसे मान लो अगर -4 है, तो इससे बड़ी संख्या -5, फिर उससे बड़ी संख्या, सॉरी, इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -5। फिर इससे भी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -6। एंड इससे भी छोटी संख्या -7। तो मैं समझने कहने का मतलब क्या है कि माइनस के साथ जो संख्या जितनी बड़ी होगी, जैसे 7 सबसे बड़ी है और 4 क्या है? सबसे छोटी है। लेकिन अगर ये माइनस के साथ है तो ये बड़ी हो जाएगी, ये भले छोटी है, माइनस के साथ होने की वजह से ये बड़ी संख्या हो जाएगी, और 7 जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि -4/9 से। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हर ऑप्शन में आपके पास क्या मिला है? 9 आपके डिनोमिनेटर यानी हर में मिला है। हमें ढूंढना है अंश में। तो देखो -1 ये तो 4 से बड़ी हो जाएगी, -4 से। ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो जो प्लस हैं ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। बचा क्या कि ये दो ऑप्शन बच रहे हैं माइनस के साथ। तो माइनस के साथ ये -1 है, इसलिए ये बड़ी हो गई। सबसे छोटा आंसर क्या हो जाएगा? -7/9। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो संख्याओं 16, 32 और 64 का लसाअ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हर साल एक लसाअ का क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप लोग रेडी कर लीजिए, आपका लसाअ 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, 2 से काटेंगे तो आपको कितनी बार में करना पड़ेगा? 8 बार में। फिर कितना? 16। फिर कितना? 32। नेक्स्ट करेंगे तो जब हमारे फिर हम 2 से काटेंगे इसे, तो हमें कितनी बार में करना पड़ेगा? 4 बार में। फिर हम 8 बार में करेंगे, फिर हम 16 बार में करेंगे। देन फाइनली आप क्या करो, ये सब के सब 4 से कट सकते हैं, तो 4 बार में कर लो तो बचेगा क्या? 2। फिर सॉरी 1। फिर कितना बचेगा? 2। एंड यहाँ पे बचेगा 4। तो फाइनली आप क्या कर लो, अगर आप 2 से काट लोगे तो फिर आपके पास कितना बच जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 कर लो। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों आपको मिला क्या। तो 4 चौक को, सॉरी 2 दूना 4, 4 चौक को 16, और 16 चौक को कितना हो जाएगा? 64। तो हमारा जो लसा आएगा, ठीक है, जो हमारा लसा आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 4 × 2 × 2। तो इस तरह से हमारा लसा टोटल कितना आ गया? 64। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, समीकरण 1.5y-7 बराबर 0.5। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1.5y -7 इज इक्वल्स टू 0.5y। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको जितने y वाले या x वाले टर्म मिलेंगे जो समान जाति के होंगे, जैसे y वाला टर्म और ये y वाला टर्म समान जाति का है, तो इनको एक तरफ कर लीजिए और अंकों को एक तरफ कर दीजिए। मतलब इसको उठा करके इधर लेते आओ और इस 7 को उठा करके इधर लेते आओ। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? तो लिख सकते हैं 1.5y -0.5y इज इक्वल्स टू, ये माइनस के साथ है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा 7 हो गया। ठीक है? अब क्या आता है? अब आता है कि ये देखो 1.5 का मतलब होता है 1.5,
और 0.5 का मतलब आधा, तो 1.5 में से अगर हम आधा घटाएंगे तो बचता एक ही है, या सीधी बात हम समझो 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो इसलिए हमारे पास पूरा कितना बच जाएगा 1.0y इज इक्वल्स टू 7, या दूसरी भाषा में इसे कह सकते हो अगर 1 से y में गुणा कराओगे तो केवल y रहेगा, एंड इसका मान कितना आ गया 7, तो y का आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, तो बहुत सीधा सा काम है, ध्यान से समझिएगा और उसको करते जाइएगा। हम क्या करेंगे, पहले y का हम किस में कराएंगे z में, फिर उसके बाद एक बार y का किस में कराएंगे x में, इसी तरह से z का एक बार x में कराएंगे और फिर z का किस में कराएंगे y में कराएंगे, इसी तरह से x का y में कराएंगे और फिर किसका कराएंगे z में कराएंगे। ठीक है, तो कराते हैं, तो y का हम z में करेंगे तो क्या हो जाएगा yz, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा लो आप, और y का x में करोगे तो क्या हो जाएगा xy। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस zx है तो प्लस zx हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस zy। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम कराएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा प्लस xy, अब चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, देन xz। अच्छा अब देखो जितने yz वाले टर्म हैं उनको ढूंढो, तो yz यहाँ पे है और कहाँ पे है ये xy 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 zy, देखो yz या zy। अच्छा ये दोनों किसके साथ हैं, तो इनको हम एक पास लिख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा yz, या अगर zy लिखा है तो इसको yz लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 2 गुणे 3 लिखा है तो इसको 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है, इसी तरह से अगर yz लिखा है तो उसको zy, और zy लिखा है तो उसको yz लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं yz। नेक्स्ट क्या टर्म है xy, तो यहाँ पे माइनस xy है, ढूंढते हैं xy वाला कहाँ है, तो ये प्लस के साथ है तो इसको प्लस xy। नेक्स्ट देखते हैं zx, तो अगला हमारा यहाँ पे है, देन ये हो जाएगा प्लस zx, और ये जो xz है इसको हम माइनस के साथ zx लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होगे एक के प्लस प्लस है और एक के पास क्या है माइनस है, कैंसिल, देन इससे ये कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल, ये एक साथ हो जाएंगे, इनका जोड़ा एक साथ हो गया और इनका जोड़ा एक साथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 नंबर, सो हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका मतलब हमारे त्रिभुज से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर, तो हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है उसके नीचे लिखते जाओ, तो 45 हो गया आपके क्षेत्रफल का मान, 1/2 आधार का मान कितना दिया है वो दिया गया है 15, और हमसे पूछा गया है ऊंचाई, तो हम इसको यच ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 15 को तो काट नहीं सकता तो इसको इधर लाते हैं, तो भाग कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा गुड़ा, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अच्छा 15 क्या कर रहा है गुड़ा, तो इधर क्या करेगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 15 बराबर यच के 15 छका कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो 6 सेंटीमीटर हाइट का आंसर हो गया। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अगर हम 83 को चेंज करें, जैसे मान लो ये 83 है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा 38 में, परस्पर मतलब 3 की जगह 8, 8 की जगह 3 कर दो, तो किसमें हो गया 38 में, बदलने पर प्राप्त संख्या को, तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है मूल संख्या से घटाने पर, तो मूल संख्या ये है, तो ये हमारी क्या हो गई प्राप्त संख्या। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई मूल संख्या। सवाल क्या कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है यानी ये जो 38 है इसको मूल संख्या में घटाने पर, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा जा रहा है, 83 में से 38 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो आप बताओ अगर हम 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5, कितना बचा यहाँ पे कितना बचा 7 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 45। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण -4x + 3 = -6x -18, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो यक्स वाले टर्म है उनको एक पास कर लेंगे हम, तो हमारा समीकरण दिया गया है -4x + 3 = -6x -18।
हमने क्या कहा कि यक्स वालों को एक पास कर लो, तो यक्स वालों को हम एक पास करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और ये माइनस के साथ है, इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा +6x इज इक्वल्स टू, अब ये -18 इधर पहले से ही था, इस 3 को इधर ला रहे हैं तो किसमें हो जाएगा -3। अब देखो ये प्लस और माइनस है ना, तो संख्याएं घट जाएंगी, ध्यान से समझिएगा, अगर चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाएंगी, यानी कि संख्याएं क्या है 4 और 6 हैं, तो घटाओगे कितना हो जाएगा 2x, बट चिन्ह कौन सा लगेगा बड़ी संख्या के पास वाला, तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा, तो प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 18 भी माइनस में है और -3 है, तो 18 और -3 कितना हो गया -21। इस तरह से यक्स की जो वैल्यू आएगी, ये दो इसके साथ गुणा कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, देन 21 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -10.5, या आप इसी को भी आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता सकते हो बहुत नॉर्मली, बट अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो आप नोट कर लो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है, और उसी पे हम मान रख देंगे। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LH प्लस BH, सिंपल सा, ऊंचाई दोनों के साथ रहेगी, एक बार लंबाई के साथ ऊंचाई का गुणा करा दो और एक बार चौड़ाई के साथ ऊंचाई का गुणा करा दो। क्यों मैं ऐसे 2 टाइम करा हूं, क्योंकि आप अगर किसी कमरे में बैठ के देख रहे हो तो उस कमरे की चारों दीवारों पे एक बार नजर डालो, जो आमने सामने की दीवारें हैं उनका एरिया बिल्कुल वही होता है, यानी जितनी लंबाई चौड़ाई की सामने आपकी दीवार है उतनी ही लंबाई चौड़ाई की दीवार आपके पीछे है, और जितनी लंबाई चौड़ाई की दीवार आपके लेफ्ट साइड में है उतनी ही लंबाई चौड़ाई की दीवार आपके किधर है, राइट साइड में। क्लियर, तो 2 टाइम इसीलिए हुआ है। अब देखो यहां से हमें क्या क्या मिला है, तो लंबाई कितनी मिली है 11 मीटर की, तो हम यहां पे रख सकते हैं 2 टाइम्स 11 गुणे ऊंचाई कितनी मिली है 5 मीटर की, धन यहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे चौड़ाई हमारी 8 मीटर की है, देन हम इसको 8 ले लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है 5, देन इसको हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 11 पचे कितना हो जाएगा 55, प्लस 8 पचे कितना हो जाएगा 40, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 95, यानी 2 गुणे 95, तो 95 को 90 दूना 80, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 190। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई, वर्ग तो हम हमेशा लिखेंगे, लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता सबका सब, तो हम सेंटीमीटर लिखते, अब चूंकि दिया गया है मीटर में इसलिए हम क्या लिखेंगे मीटर, तो हमारा आंसर कितना हो गया। अब ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो यही फार्मूला लगा के हमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इससे टफ तो हम इसके पिछले वीडियो में लगाए थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना होता है, मैं इसलिए प्रॉपर तरीके से एकदम बता रहा हूं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो a की जगह x जो है इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले पे जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a की जगह यक्स है, b की जगह 1/x है, और बराबर में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस यक्स से ये यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बचा क्या, केवल 2 बचा है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, देन ये 2 को इधर भेज दो तो आपके पास कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 में से 2 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 2।
यानी x प्लस 1/x की भी वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आ गई। तो आपके पास आंसर हो गया 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में देखिए। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आरोही और अवरोही में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आरोही में कितने वर्ण आते हैं या कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 3 लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर है। ठीक है, और जब आप अवरोही लिखते हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अवरोही लिखते हो तो कितने लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा, तो बड़ा 4 है। इसका मतलब जब हम अवरोही लिखेंगे तो हम बड़ा वाला पहले लिखेंगे, जो भी बड़ा वाला होगा वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम कौन लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 लेटर है, बड़ा है तो बड़ा वाला पहले, और ऐसे भी देख सकते हो ये बड़ा है इसलिए बड़ा वाला पहले। इसमें 3 लेटर है इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम छोटा वाला लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, छोटा वाला, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला। अब इसी को हम कहते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसको हम कहते हैं घटते क्रम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एकदम, कभी भी एग्जाम में पूछ ले का आप कंफ्यूज नहीं होना। और इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इस तरह से हमें क्या करना है कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो संख्या माइनस के साथ जितनी ज्यादा, ठीक है, सबसे पहले तो हमें इनके हरों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर करने के बाद हम अंश में देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो बड़ी है, तो वो क्या होगी, सबसे छोटी मानी जाएगी। ठीक है, तो 9, 21 और 3 के हर को अगर हमें बराबर करना है तो सबसे पहले 9, 21 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, कितना बचा, फिर 3 हो गया, यहाँ पे 1, 7 और 1, फिर कितना बच गया, 7। तो 7 तिया 21, 21 तिया कितना हो गया, 63। अब याद रखो कि ये जो लसत 63 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि हर संख्या को जो भी नीचे है इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है 63। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे आपके सामने दिया गया है ना -7/9, तो -7/9 को आपको 63 बनाना है, तो यहां भी 7 से गुड़ा और यहां भी 7 से गुड़ा, तो इसको लिख सकते हैं -49/63। क्लियर। इसी तरह से दूसरे को हम लिख सकते हैं -5/21 को हमें 63 बनाना है, तो 21 को 63 बनाने के लिए 3 से गुड़ा, तो ऊपर जब हम 3 से गुड़ा कराएंगे तो -15/63 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये माइनस नीचे रहे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर चला जाएगा अपने आप। तो 3 को 63 बनाना है तो 21 से गुड़ा कराना पड़ेगा, तो 21 से जब हम गुड़ा कराएंगे तो हमारे पास ऊपर कितना मिल जाएगा, 21 दूना 42, यानी -42/63। तो आप देखो यहां भी 63 है, यहां भी 63 है, यहां भी 63 है। ऊपर संख्या कौन सी सबसे बड़ी आ रही है, तो सबसे बड़ी आ रही है -49, यानी ये सबसे छोटी संख्या होगी। ध्यान से समझिएगा, ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, इसका मतलब हमारा जो क्रम होगा, कौन सा क्रम, आरोही क्रम, उसमें हम -49 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, -49/63। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, तो होगा -42/63। फिर क्या होगा, -15/63। लेकिन इन्हीं क्रम को हमें एक्चुअल में क्या लिखना है, हमें लिखना है -7/9। क्या लिखना है, -7/9। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, 42 बटा को हम क्या लिख सकते हैं, -2/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/21। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देन हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटो का जन्म 729 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए, कितने वर्ष जीवित रहे। तो बहुत सिंपल सा है, इसको क्या करना है आपको कि जो वर्ष आएंगे
वो हो जाएगा 729 में से आप क्या घटा दो, 348 को घटा दो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, फिर यहां से 12 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया कितना, 81। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 112 को, इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला या बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास बार ब्रैकेट है, यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जिसको सॉल्व करना होता है वहां तक के पहले की सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज लिखनी जाती है। जैसे पहले मान लो हमें उसे सॉल्व करना है, तो हम वहां तक पूरा वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे, आपको बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां आपको सॉल्व करना है वहां तक आप वैसे का वैसे लिखते जाओगे। अब यहां पे आपको सॉल्व करना है, 8 में से 11 घटाएंगे, और देखो 8 का माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा, 8 के पहले जो माइनस है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बार ब्रैकेट लगा है, वो संख्या सिर्फ इसके साथ चलेगी। तो 8 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, -3। तो ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले से था और बच रहा है -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे बचा -3। अब देखो इसको फाइनली क्या करेंगे हम, फाइनली क्या करेंगे, तो -3 और -3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +3। ठीक है, और छोटा ब्रैकेट यहाँ पे था तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट आप कर सकते हो, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, बट हम इधर से ही करते आ रहे हैं। और हम फिर देखेंगे इसके बार ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 112 माइनस 121, एकदम रूल से चल रहे हैं दोस्तों। छोटा ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 121, 11 गिरहे में 121, देन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस हम खोल देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, +4। ये माइनस ऐसे ही रहने दो। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो 112 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 121 +4, एंड अब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर सॉरी यहाँ पे हम -3 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख लेते हैं, ब्रैकेट खुल गए। अब हमारा आता है सबसे पहले डिवाइड करना, तो 121 से हम किस में भाग देंगे, 121 में, देन ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 121 में भाग देंगे, 1 आएगा, देन +4, एंड हम गुणा कराते हैं, तो हमारे पास 6 तियां कितना हो जाएगा, 18। तो जो प्लस वाली वैल्यू है, जैसे 4 और 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी, 5। तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5, माइनस कितना, 18। यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 18 में से 5 घटाएंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा, अगर हम 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 बचेगा। देन 112 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 13। 13 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 13 छक 78, 13 सत 91, 13 बटे 104, तो 8 पॉइंट समथिंग करके आएगा। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहां तक ये चीजें लिखी गई हैं जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कापियां, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों को अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। ध्यान से समझिएगा कि जब हम ऐसे सवालों को लगाते हैं तो आप सोचो कि बंडल में कापियां 3 होंगी, 6 होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, या उससे ज्यादा होंगे, आपको बस इतना सोचना है। ठीक है, तो कापियां बंडल में इन सबसे क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो ज्यादा होने के केस में क्या करते हैं, वैल्यू ज्यादा कब आती है, ज्यादा वैल्यू तब आती है जब आपके का क्या निकाला जाए, लस निकाला जाए। ठीक है, तो हम तुरंत इनका क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। तो 3, 6, 12 और 15। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इनका लसन निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब देखो यहां से अगर हम 2 से डिवाइड करें, देन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, 3, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा, 15। और यहाँ पे फाइनली हम किससे करते हैं, 3 से करते हैं, देन 1, 1, 1, और कितना हो जाएगा, 5। और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, देन 1, 1, 1 एंड 1। अब हमारा जो लसा आएगा दोस्तों, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारा जो लसा आएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4, 3 12, बचे कितना हो जाएगा, 60। यानी उस बंडल में कितनी कापियां होनी चाहिए थी, 60 कापियों का वो बंडल हो, तब उसे हम 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में
अलग अलग बांट सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का योग 24 है। ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का योग 24 है, यानी x प्लस वाई बराबर 24। आपको दो संख्याएं मिल गई। अब देखो क्या करते हैं, कंडीशन इसके बाद दिया होता है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिया गया है उनमें से एक संख्या, मतलब हम मान लेते हैं एक संख्या x है। ठीक है, एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है, ऐसे मान लो आप। तो एक संख्या क्या हो गई, x, दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या कौन है, y, इसकी क्या है, दोगुनी है, कौन, x। तो x जो है वो y की क्या हो गई, दोगुनी हो गई। देखो y की दोगुनी कौन हो गई, x। अब इसी x का मान जो है वो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो आप लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम इसमें एक समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। देन फाइनली कितना हो जाएगा ये, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 24। देन y का मान कितना आ जाएगा, 24/3। तो आई होप आपके सामने आंसर हो गया होगा। अगर y का मान 8 आ गया, ध्यान से समझिएगा, y का मान क्या आ गया, 8 आ गया, तो x का मान कितना आएगा, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिला है, x बराबर मिला है 2y। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। यानी x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 16। तो एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये। क्लियर, तो वो संख्याएं 16 और 8 होंगी। अब जुगाड़ समझो, जुगाड़ से कैसे ये सवाल लगेगा। ऐसे सोचो कि 24 कब कब बन सकता है। ठीक है, 24 क्या हो सकता है, कब कब बन सकता है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर कर लो। जुगाड़, ट्रिक वाली चीज समझना। ठीक है, क्या करना होता है, 24 के फैक्टर कर लो। देखो ध्यान से, अगर हम ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो 24 का गुणनखंड कर लो। तो आपका गुणनखंड इस तरह से होता है, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, ठीक है, और 4 गुणे 6। ये फाइनल गुणनखंड हुआ। अब आपको दो संख्याएं लेनी है जिनमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी हो। तो 24 में अगर 24 ले लेंगे तो एक से कोई संबंध नहीं बनेगा, 12 ले लेंगे तो सिर्फ 12 बच रहा होगा, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगी। अगर हम 8 लेते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम 24 में से 8 घटा दें तो क्या बचेगा, 16। मैंने क्या समझाया कि 24 में एक संख्या आप 24 ले लो तो बचा क्या, कुछ नहीं। 12 ले लोगे तो 12 बचेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, दूसरी दोगुनी होनी चाहिए। अगर हम तीसरी 24 में से 8 निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, 16। ये देखो एक दूसरे की दोगुनी है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 और 16। इस तरह से आप जुगाड़ से भी बता सकते हो कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र एबीसी तथा पीक्यूआर जैसा कि आपके चित्र में दिया गया है समरूप है। समरूप त्रिभुज में त्रिभुज की शेष भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, समरूपता की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दो कंडीशन होती है, क्या क्या होती है, कोण, कोण और कोण, ये होती है समरूपता की कंडीशन। यानी अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके तीनों कोण आपस में समान होने चाहिए। और फिर ध्यान से सुनिए, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा। भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यानी समानुपाती होती हैं। भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो संगत भुजाएं होती हैं समानुपाती हो, जैसे आपका ये ए बी है, तो AB की संगत भुजा आपकी है PQ। ध्यान से समझिएगा, AB की संगत भुजा कौन सी है, PQ है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपान PQ इज इक्वल्स टू, AB के साथ में PQ मिल गई, AC के साथ में कौन सी होगी, फटाफट बताओ, तो हमारी क्या होगी, PR होगी। तो AC अपान PR। क्लियर हुआ। इसी तरह से BC के साथ में कौन सी होगी, QR होगी, तो BC अपान QR। इसी का सारा मान रख दो। तो AB का मान कितना मिल जाएगा आपको, AB का मान मिल जाएगा 2। अब PQ का मान कितना मिल गया, x बराबर AC का मान कितना मिला है दोस्तों, तो 2.8 बटे y। अगला कितना दिया गया है, 3 BC का मान, और इसका मान 1.5। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, y और x दोनों बताना है, इसलिए एक बार इसका रिलेशन, एक बार इन दोनों का,
और एक बार इसको और इसका रिलेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास फाइनली 2 बच रहा है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम पहली कंडीशन लिखें तो 2/x इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, और अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो हम लिख सकते हैं 2.8/y इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां से यक्स को हम यहां भेजेंगे, 2 को नीचे लाएंगे, तो 2 अगर नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 1, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अगला देखो, अगर हम y यहां भेजेंगे, 2 नीचे लाएंगे तो होगा 2.8/y, ये क्या हो जाएगा 2.8/2 इज इक्वल्स टू y के। देन हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू, अगर 2 से भाग देंगे 28 में तो 14 आएगा, और दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1.4, तो हमारा y का मान कितना आ गया 1.4। तो इस तरह से हमारे दोनों भुजाओं का आंसर आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताओ। मैंने आपको एक चीज बस बतानी है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर 3 संख्याएं हैं और इनका स्क्वायर करा जाए तो क्या क्या मिलता है, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दो फटाफट, ठीक है। उसके बाद दो दो लोगों का जोड़ा बना लो, सब प्लस के साथ लिखी जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक बार एक्स वाई, ध्यान समझिएगा, एक बार एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। तो 2xy 2yz प्लस 2zx, जिसका जिसका मान मिला है रख दो। तो इसका मान कितना मिला है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 मिला है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इन तीनों का मान कितना मिला है, 64 मिला है, तो यहाँ पे लिख दो 64। अच्छा, इन तीनों में कॉमन कौन है, तो 2 कॉमन है, बाहर कर लो, क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा जेड एक्स। 12 का स्क्वायर कितना 144, और 64 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और बचेगा कितना 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना हो जाएगा जेड एक्स। अच्छा, घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, बराबर कितना हो गया 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो आपको इसी का मान बताना है, तो 2 को इधर भेज दो, तो आंसर कितना आ गया 40 बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई जेड, ये तीनों हम मिलकर के कितना आंसर आ गया हमारा 40 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इस मैदान की एक भुजा 125 है। ध्यान समझिएगा, यही क्वेश्चन हमारा पिछली बार वीडियो में था, और यही क्वेश्चन 2016 में रिपीट करके पूछा गया। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, एरिया आपका दिया गया है 0.5 हेक्टेयर, मैंने पिछले वीडियो में चेंज करने के लिए बताया था, बस थोड़ी सी वहां पे मिस्टेक ये हुई थी कि हम 1 हेक्टेयर बराबर हमारा जो होता है वो होता है 100 मीटर, बट यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये स्क्वायर में हुआ, ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, देन हमारे पास कितना मिलेगा 00 एंड 00 मीटर स्क्वायर मिलेगा। देन हम 1 वर्ग हेक्टेयर कहते हैं, इसे वर्ग लिखना चाहिए लेकिन लिखते नहीं है, पता नहीं क्यों ये सब गलती करते हैं इतनी बड़ी। तो 1 वर्ग हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो एक में उतना होता है, तो 0.5 में कितना होगा, देन मल्टीप्लाई करा दो 00 एंड 00, देन हमारे पास कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये दशमलव खत्म, बाकी 3 जीरो बचेगा, तो ये 5 के बाद 3 जीरो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं मीटर में क्यों बदला, क्योंकि हमारी भुजा किस में है, मीटर में है। अब इसकी एक भुजा जिसे हम लेंथ ले लेते हैं तो 125 मीटर की है, तो हमें किसका मान बताना है, बी का मान बताना है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, लंबाई कितनी दी गई है 125, चौड़ाई कितनी दी गई है नहीं पता है, तो वो बी लिख लेते हैं। 125 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 125 बराबर कितने के, बी के। 5 से काट लो तो 5 एक कम 5 यानी 1000 हो गया, और इसको 5 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 चौक को कितना हो जाएगा 100। देन हमारे पास कितना बच गया बी का मान, बी का मान हमारे पास बच गया 40। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, ठीक है 1000 हो गया, देन हमारे पास बी का मान कितना आ गया 40 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, ध्यान से समझिएगा,
ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कह सकते हो आपके गांव में मान लीजिए आपके गांव में 20 घर हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके गांव में 20 घर हैं, हर घर में 2 नल हैं। जो नल होते हैं, टोटी या आपके सामने हैंडपंप जो होता है वो 2 हैं। 20 घर हैं, 2 नल हैं, कुल कितने नल होंगे? तो 20 दूना 40 आंसर कर दिया। वही काम करना है कि एक ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है जिसमें इतनी ग्राम सभा है। तो देखो ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है? तो ग्राम सभाओं की जो संख्या है वो है आपकी 2x + 3। ठीक है। अब प्रत्येक ग्राम सभा में नल कितने हैं? तो प्रत्येक ग्राम सभा में नल है x² + 5x + 6। ठीक है। पूछा गया है कुल कितने नल हैं, तो नलों की संख्या कितनी हो जाएगी? नलों की संख्या बराबर हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके ग्राम सभाओं की संख्या 20 है और हर ग्राम सभा में 2 नल है, तो 20 दूना क्या होगा? 40। तो इसी तरह से जिस तरह से वहां गुणा हुआ है उसी तरह से इन दोनों का हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3 × x² + 5x + 6। सवाल में यह भी लिखा है कि अगर यक्स का मान 1 है तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम हर जगह 1 रख लेते हैं बहुत आसानी से, तो यक्स का मान 1 रख लेते हैं। इस तरह से यहां का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 5 × 1 कर लेते हैं, देन यहां पे क्या लगते हैं? 6। अब 2 1 कम 2 और 3 कितना हो गया? 5। बहुत सारे बच्चे ऐसे जोड़ देते, 3 और 1 4, 4 दूना 8। ऐसे गलती मत करना, ये हो जाएगा 5। पहले हम गुणा कराते हैं, फिर उसके बाद 1 धन 5 एकम कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। देन ये हो जाएगा फाइनली 5। 5 और 1 6, और 6 कितना हो गया? 12। तो टोटल कितना हो गया? 12 × 5 = 60। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 60। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2017 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।